आमिर नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की जो लाश पर जख्म के निशान हैं वो दुनिया को दिखाई दें, इसलिए वो चाहता था कि ऐमन की लाश सऊदी अरब में ही दफना दी जाए। मगर 27 दिन के बाद उसकी लाश को लखनऊ लाया गया। लखनऊ जब लाश आई, परिवार वालों ने ऐमन के जिस्म पर जख्म के निशान देखे, चोट के निशान देखे, तो वो समझ गए कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया गया है। 10 अप्रैल 2025 को 26 साल की ऐमन की शादी हुई थी आमिर अली से। आमिर पेशे से एक इंजीनियर था, ऐमन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, बीटेक कर रखा था उसने। जब 10 अप्रैल 2025 को ऐमन की शादी हुई थी तो उसने सोचा होगा कि आमिर के साथ अब वो जिंदगी बिताएगी। उसने सोचा होगा कि अब उसी के साथ वो अपने हर सुख दुख को बांटेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस शख्स के साथ उसका निकाह हुआ था, जिसने निकाह को कबूल करते हुए ऐमन को यकीन दिलाया था कि उसका साथ आखिरी सांस तक देगा, वही इंसान उसकी आखिरी सांस की वजह बन जाता है। सोचिए, एक लड़की जो अपने बाबुल के घर से निकली थी अपने पति के घर जाने के लिए, उस वक्त उसके पिता के दिल और दिमाग पर कैसे अरमान होंगे, बेटी को विदा करते वक्त क्या कुछ बीत रही होगी। लेकिन जब उस पिता को अपनी बेटी की मौत की खबर मिलती है तो सोचिए उस पिता के दिल और दिमाग पर क्या गुजरी होगी। जब उसने अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत किया होगा तो उसे लगा होगा कि अब मेरी बेटी आमिर के घर पर जिंदगी भर खुशी रहेगी। लेकिन शादी के कुछ वक्त के बाद बेटी अपनी कहानी अपने परिवार को जब बताती है तो परिवार वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं। ये कहानी इतनी दर्दनाक है, इतनी रूह को कपा देने वाली है कि सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आमिर और ऐमन की शादी 10 अप्रैल 2025 को हुई थी। शादी में परिवार ने अपनी हैसियत से ज्यादा सब कुछ दिया था। सोना, चांदी, घर का सामान, फर्नीचर, गाड़ी तक दी थी। लेकिन उस शख्स के दिल और दिमाग पर दहेज का एक ऐसा लालच चढ़ा हुआ था, दहेज की आग में वो ऐसा जल रहा था कि उसको ये सारी चीजें नहीं दिखाई दी। वो चाहता था कि और दहेज मिले और पैसा ससुराल वाले दे। शायद इसीलिए जब आमिर को पता चला कि जो गाड़ी उसके ससुर ने शादी में दी है वो उसके नाम पर नहीं है बल्कि ससुर के नाम पर है, तो आमिर का खून खौल जाता है। और शादी के महज कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी पत्नी को सबसे पहले इसी बात के लिए टॉर्चर करता है कि तुम्हारे पिता ने जो मुझे गाड़ी दी है वो गाड़ी मेरी पसंद की नहीं है, मैंने कोई और सी गाड़ी मांगी थी, तुम्हारे पिता ने मुझे किया की सेल्टॉस गाड़ी दी है, वो भी उनके नाम है, मेरे नाम गाड़ी क्यों नहीं है। ये इस बात पर वो इतना गुस्सा किया था कि उसने जो ऐमन थी उसका आईफोन मोबाइल जो था वो तोड़ दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद जो आमिर था वो जद्दा वापस नौकरी करने चला जाता है। तकरीबन 2 महीने के बाद शादी के वो ऐमन को अपने पास जद्दा बुला लेता है और इसके बाद लगातार ऐमन के साथ मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर यातनाओं की एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो अक्टूबर तक बेइंतहा चलती जाती है। अक्टूबर में ऐमन अपने पति के घर छोड़कर लखनऊ आ जाती है। लखनऊ आने के बाद वो पूरी कहानी अपने पिता को बताती है, अपने मायके वालों को बताती है। जब मायके वालों को पता चलता है कि ऐमन के साथ क्या कुछ हुआ था तो वो भी बेचारे डर और सहम जाते हैं कि उनकी बेटी के साथ आखिर इतनी हैवानियत उसने क्यों करी। आमिर के परिवार वालों से जब बातचीत होती है, आमिर से बातचीत होती है तो पता चलता है कि आमिर ने 20 लाख रुपए की डिमांड रखी है। परिवार वाले वो बात भी मान जाते हैं कि ठीक है, हम आपको कुछ दिनों में 20 लाख रुपए भी दे देंगे, लेकिन बेटी को हमारी परेशान मत करना। आमिर मान जाता है और फिर उसके बाद आमिर जो है अपनी बीवी को वापस जद्दा बुला लेता है। ऐमन अक्टूबर के महीने में दोबारा से जद्दा चली जाती है। जद्दा जाने के बाद काफ़ी दिनों तक सब कुछ शांत रहता है। बीच बीच में छोटी मोटी लड़ाई की खबरें वो अपने पिता को बताती रहती है, अपने घर वालों को बताती रहती है। इसके बाद दिसंबर के महीने में ऐमन का एक फ़ोन आता है। 17 दिसंबर को ऐमन अपने परिवार वालों को कॉल करती है रात के वक्त और बताती है कि आमिर वो इंसान नहीं है जैसा इंसान आप लोग सोच रहे हो। आमिर उसके साथ मारपीट करता है, उसको यातनाएं देता है, उसको तड़पाता है। और ये उस वक्त की बात है जब ऐमन 5 महीने की गर्भवती थी, वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐमन 17 दिसंबर को अपने पिता को फ़ोन करती है। जब ऐमन से 17 दिसंबर को बात होती है तो वो बताती है कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है।
ऐमन कुछ अनहोनी का अंदेशा होने का शक अपने परिवार वालों को बताती है 17 दिसंबर के दिन। 17 दिसंबर की रात में जब आखिरी बार अपने परिवार से ऐमन की बात हुई थी। इसके बाद 18 दिसंबर को ऐमन के परिवार वाले लगातार पूरे दिन आमिर को कॉल करते हैं, लेकिन आमिर फोन नहीं उठाता। इस बीच वो लोग ऐमन को कॉल करते हैं, ऐमन भी फोन नहीं उठाती। परिवार वालों को थोड़ा सा शक होता है कि कहीं मामला कुछ गड़बड़ है। इसके बाद जद्दा के अंदर ही ऐमन के एक रिश्तेदार रहते थे जिनका नाम था फैसल। ऐमन के परिवार वाले फैसल को इत्तला करते हैं और कहते हैं एक बार जाकर तुम देखो, क्योंकि ये लोग फोन नहीं उठा रहे। फैसल ऐमन के घर जाकर कहता है, और जब फैसल जो उनका रिश्तेदार था वो ऐमन के जद्दा वाले घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ऐमन का इंतकाल हो चुका है, ऐमन की मौत हो चुकी है। तो फौरन हिंदुस्तान में लखनऊ में ऐमन के परिवार को फ़ोन करके बताता है कि ऐमन का ऐसे ऐसे इंतकाल हो चुका है। परिवार वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद जो ऐमन का भाई था साहिल, वो फौरन जद्दा के लिए रवाना हो जाता है अगले दिन, यानी कि 19 तारीख को। इसके 2 दिन के बाद जो शाहनवाज है ऐमन का दूसरा भाई, वो भी अपनी बहन के साथ जद्दा पहुंच जाता है। अब जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात होती है आमिर से, जो ऐमन का शौहर था। और जो आमिर था वो परिवार वालों को ऐमन के बताता है कि ऐमन ने फांसी लगाई है और इस वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि सऊदी अरब में ऐमन का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक महिलाओं का पोस्टमार्टम नहीं होता है, सिर्फ फॉरेंसिक जांच होती है, और इसी वजह से ऐमन का उस वक्त पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आमिर परिवार वालों से कहता है कि वो ऐमन को सऊदी अरब में ही दफनाएगा मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, लेकिन परिवार वाले इस बात पर जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं, हम ऐमन का जो जनाजा है वो हिंदुस्तान लेकर जाएंगे। लेकिन आमिर इस बात पे परिवार वाले से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो कुछ उसने ऐमन के साथ जद्दा के उस घर में किया है वो दुनिया को पता चले। लेकिन परिवार वाले कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हैं रिश्तेदारों की मदद से जो वहाँ पे जद्दा में उनके मौजूद थे, और उसके बाद 27 दिन का वक्त लगता है। 27 दिन के बाद आखिरकार 13 तारीख को इस महीने की, यानी 13 जनवरी को ऐमन का जो शव है वो लखनऊ पहुंचता है। अब जब ऐमन का शव लखनऊ आता है तो उस टाइम पे परिवार वाले जब उसके शव को देखते हैं तो उसके जिस्म पर चोटों के निशान थे। परिवार वाले देखते ही समझ जाते हैं कि बेटी के साथ वहां पर मारपीट की गई है और इसी वजह से उसकी मौत हुई है। जब ये बात परिवार वाले पुलिस को बताते हैं और ये मामला दर्ज कराते हैं कि जो ससुराल वाले लोग हैं और पति हैं उन्होंने दहेज के लिए ऐमन का कत्ल किया है। इसके बाद पुलिस लाश का जो शव था ऐमन का उसका पोस्टमार्टम के लिए करती है, और उसके बाद अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि आखिर ये मामला क्या था। लेकिन अभी तक जो ऐमन के परिवार वाले हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ऐमन के साथ मारपीट की गई दहेज के लिए, क्योंकि उस पर लगातार 20 लाख रुपए दहेज के लाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐमन ने भी जो अपने परिवार से फ़ोन पर बातें करती थी, वहाँ से जद्दा से वो बताती थी किस तरीके से उसे टॉर्चर किया जाता है, किस तरीके से उसे मारा जाता है। सोचिए, एक लड़की जो बीटेक करी हुई थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जो ऐमन के पिता हैं शेर अली खान, वो खुद फायर ब्रिगेड के अंदर सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम करते थे। एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली, पति जो था जिसके साथ शादी हुई थी वो खुद एक बीटेक इंजीनियर, और उसके ऊपर अब ये आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जिस वक्त ये पूरी कहानी हुई थी, जब परिवार वाले अमन के शव को लेने जद्दा पहुंचे थे, तो उस वक्त आमिर भी हिंदुस्तान इनके साथ आने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर कहते हैं कि आमिर ने अपना आने का कैंसिल कर दिया, जिसके बाद से परिवार वाले अमन के शव को जद्दा से लखनऊ लेकर आए। फिलहाल इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है ससुराल पक्ष के खिलाफ। हालांकि मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब ऐमन की लाश दफनाने के लिए मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कब्रिस्तान जनाजा जा रहा था, उस जनाजे में ऐमन के ससुराल का कोई भी शख्स शामिल नहीं हुआ। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी बेटी के साथ दहेज के लिए हैवानियत को अंजाम दिया है। अब अगर मैं आपको दहेज के बारे में बताऊं तो ऐमन को उसके परिवार वालों ने क्या कुछ दिया था, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना सब देने के बाद भी उसके साथ इतनी बेरहमी से हैवानियत को अंजाम दिया गया। परिवार के मुताबिक शादी में उन लोगों ने
14 तोले सोने के जेवर, 5 जोड़ी चांदी की पायल, करीब 3 लाख का फर्नीचर, 3 लाख का इलेक्ट्रॉनिक सामान और 1 लाख का घरेलू सामान दिया था। बेटी के ससुराल वालों ने इनोवा कार की मांग की थी, पर इन लोगों ने अपने, जो इसके पिता थे शेर अली खान, उन्होंने अपने नाम पर किया कंपनी की सेल्टोस गाड़ी खरीद कर दी थी। लेकिन कार अपने नाम ना होने पर दामाद ने बेटी का आईफोन तोड़ दिया था। शेर अली खान जो ऐमन के पिता हैं, उन्होंने बताया कि निकाह के बाद पहली बार पत्नी ऐमन यानी कि जब ससुराल पहुंची तो आमिर ने कार अपने नाम ना होने को लेकर नाराजगी जताई। इसी बात पर ऐमन का आईफोन पटक कर तोड़ दिया। 29 अप्रैल 2025 को इसके बाद आमिर जो है वो सऊदी अरब के जद्दा चला गया था और जून में ऐमन को भी वहां बुला लिया था। वहां आमिर, उसका भाई उमेर, 2 बहनोई राशिद और महमूद रफ़ी ने मिलकर ऐमन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी। उन लोगों ने ऐमन पर 20 लाख रुपए मायके से लाने का दबाव बनाया, नहीं लाने पर जान से मारने की धमकी दी। पिता ने यह भी कहा है कि बेटी ने प्रताड़ना के बारे में खुद बताया था। शेर अली खान जो हैं वो बताते हैं कि आमिर एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, बेटी ऐमन का SAB में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आमिर ने ज्वाइन नहीं करने दिया। अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, इसको लेकर भी आमिर झगड़ा करता था। बेटी मुझे कई बार फ़ोन करके बताया कि उसे परेशान किया जाता है। इस बीच अक्टूबर 2025 में ऐमन अकेले भारत लौट आई, प्रताड़ना की पूरी बात हम लोगों को बताई। इसके बाद मैंने आमिर से बातचीत कर रुपए देने का वादा किया था। तब आमिर ने भरोसा दिलाया था कि अब ऐमन को परेशान नहीं करेगा। इसी भरोसे पर 19 अक्टूबर 2025 को ऐमन दोबारा जद्दा चली गई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही फिर से उसके साथ उत्पीड़न शुरू हो गया था। सोचिए, एक लड़की अपने घर से सब कुछ लेकर आई थी, लेकिन उसके बावजूद दहेज के लालच में आकर इतनी बेरहमी से उस लड़की की हत्या कर दी गई जो 5 महीने प्रेग्नेंट थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो एक्चुअल में कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। लेकिन कहानी वाकई डराने वाली है, दिल को दहलाने वाली है। जिस तरीके से ऐमन की हत्या हुई, जो भी कहानी है वो निकलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी कि सच में ये हत्या थी या हादसा था। लेकिन जो आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं वाकई संगीन है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।